हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का, और ये पार्ट 7 है। इससे पहले मैं 6 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। हम एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में क्लियरली बन पाए। सीटेट के साथ साथ ये DSSB, NVS और KVS सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है सीरीज। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यहाँ पे पेपर 2 के साथ साथ हम पेपर 1 भी डिस्कस कर रहे हैं, प्लस आपके CTP की भी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी है। उसके साथ साथ आपकी EVS के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आ चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं जाके तो अब तक देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो, और उन सबका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस वाला सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, और 60 तक क्वेश्चन लास्ट क्लास तक हम लोग इसके कर चुके थे। आज की क्लास में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज नोन एज द कोस्टा रिकन अप्रोच इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ? जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपगम किसे कहा गया है? तो जो कोस्टा रिका है ना, ये एक कंट्री है आपकी नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ की गवर्नमेंट क्या मानती है कि जो भी खर्चा किया जाता है ना डिफेंस पे, उसको डिफेंस पे ना करके हेल्थ पे, एजुकेशन पर और बेसिक नीड्स पर किया जाए। ओके, कहाँ पर किया जाए? डिफेंस पे ना करके हेल्थ पर, एजुकेशन पर और बेसिक नीड पर किया जाए। और ये वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री है उस कॉन्टिनेंट के अंदर। अब इससे रिलेटेड ऑप्शंस देखते हैं, क्या बोला है इसने। फर्स्ट ऑप्शन कि जो कोस्टा रिकन अप्रोच है वो क्या बोलती है? इक्वल स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ एंड डिफेंस। ये बोल रही है कि इक्वल स्पेंड किया जाए हेल्थ और डिफेंस पर, तो ऐसा तो ये नहीं बोलती है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। डिफेंस बजट हैव टू बी मोर देन द हेल्थ बजट, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे डिफेंस पर, तो ज़्यादा क्या करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन टू बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट यही बोलती है कि जो हम आर्मी पे इतना खर्चा करते हैं, डिफेंस पे इतना खर्चा करते हैं, उससे अच्छा उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए हेल्थ में, एजुकेशन पर और बेसिक नीड्स पर। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द आर्मी मैन। तो आर्मी की तो ये बात कर ही नहीं रहे हैं, ये गलत ऑप्शन हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड वाला। तो ध्यान रखना, कोस्टा रिकन अप्रोचेस क्या है? हेल्थ पर खर्च करो, एजुकेशन पर खर्च करो और बेसिक नीड पर खर्च करो, रेदर देन डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। In 1997, the Supreme Court in India formulated the Visakha guidelines to protect women from the sexual harassment. अब आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कि जो विशाखा, यहाँ पे बोला ही हुआ है, आधा तो दिया ही हुआ है इसने ऑप्शन में, कि विशाखा गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 1997 में, प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन्स को सेक्सुअल हरासमेंट से। लेकिन किस केस में वो सेक्सुअल हरासमेंट कहाँ पे, किस केस में जो होता है उसमें दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है व्हीकल्स में, या फिर वर्क प्लेस पर, इन मैरिटल रिलेशनशिप में, या फिर स्ट्रीट्स में। तो जो विशाखा गाइडलाइंस है आपकी, ये सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, जो कि कहाँ पर होता है? वर्क प्लेस पर होता है, यानी कि कार्यस्थलों पर होता है। तो जो लोग वर्किंग वुमेन होती है उनके साथ जो वर्क प्लेस पर हरासमेंट होती है या फिर सेक्सुअल हरासमेंट होती है, उससे रिलेटेड ये गाइडलाइंस आई थी, विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा वर्क प्लेस पर। अब देखो नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि विशाखा गाइडलाइंस रिलेटेड ही किससे है, और वहाँ पे ऑप्शंस कुछ आपको इस तरीके से दे दे। अभी यहाँ तो आधा हिंट आपको दे ही रखा था। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट? निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर अटॉर्नी जनरल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नर की नियुक्ति की जाती है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ऑप्शंस आर पटवारी, म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर, या फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, या फिर लेखपाल। अब आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन को, तो पटवारी कहाँ से रिलेटेड होता है? विलेज से रिलेटेड होता है। ओके, तो ये रूरल से रिलेटेड हो गया, यानी कि
फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी आपका रूरल एरिया में ही होता है और लेखपाल भी आपका रूरल एरिया में होता है। लेकिन ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, ये आपकी अर्बन एरिया में होती है, सिटीज़ में होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसने नॉट पूछा था ना कौन सा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन हो गया म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर या फिर नगर निगम बोर्ड काउंसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। What are the D.K. Basu guidelines which were laid down by the Supreme Court of India? D.K. Basu निर्देश क्या है जो कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस क्या हैं? गाइडलाइंस रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो ये तो विशाखा गाइडलाइंस थी, ये तो हमें अभी पता चल गया, ये वाला ऑप्शन तो इसका करेक्ट होगा ही नहीं। सेकेंड, गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। थर्ड इज गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन। तो जो डीके बसु गाइडलाइंस थी ना आपकी, ये रिलेटेड थी कि जब पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं किसी पर्सन को तो कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो ना, तो उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है कि जी आपके इस पर्टिकुलर रिलेटिव को हमने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो पुलिस वाले होते हैं उनको उसको फाइल करना होता है कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के पास में, फिर उसको आगे जाता है उसका केस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, 6 बजे के बाद आप किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो कुछ गाइडलाइंस थी अरेस्ट जो करते हैं पुलिस वाले उससे रिलेटेड, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 का डीके बसु गाइडलाइंस जो है किससे रिलेटेड है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द पुलिस फॉर अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इन इट्स लिटिल रिकॉग्नाइजेस द राइट फॉर विच कैटेगरी। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, ये किसकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के लिए हैं ये राइट्स? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस, या फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, ये किसके लिए हैं? तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, तो हमें नाम से पता चला है फॉरेस्ट में जनरली क्या आदिवासी लोग जो रहते हैं, अनुसूचित जातियाँ, तो ये किससे रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज, द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है। ऑप्शंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंसस रिपोर्ट 2011, रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ या डेथ, या फिर आर पास्ट एनसीईआरटी बुक ऑफ हिस्ट्री क्लास 6, या फिर जो एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक है वो। तो अब आप खुद सोचो, एनसीईआरटी ने जो रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए हैं उस टाइम पे, जिसने भी एनसीईआरटी लिखी है, हिस्ट्री के टाइम पे तो नहीं था ना, वहाँ पे जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड हमें दिया होता है वो कहाँ से दिया होता है, कहीं ना कहीं कोई सोर्स होता है जहाँ से वो उन फैक्ट्स को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी सोर्स हो गया। सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या है, जो डाटा पहले से अवेलेबल होता है आपका, उसको आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हो। तो एनसीईआरटी की बुक में वही होता है, जो हमें बताना होता है हिस्ट्री के बारे में, वो जहाँ पे भी वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं वहाँ से पिक करके आपको एनसीईआरटी की बुक में डाल के बता देते हैं। तो हमारा सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक। इन ऑप्शंस में से और भी सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में से फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कंसिडर द टू स्टेटमेंट बिलो, दो स्टेटमेंट दी गई हैं नीचे। Examinations are artificial situation created for the convenience of the system and not for the individual learner। मतलब परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो जब हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं ना हम, तो एग्जामिनेशन है ना वो इस तरीके से देखा जाता है कि टीचर ने एक साथ सबका एग्जाम ले लिया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और चेक कर लिया। एग्जामिनेशन से इंडिविजुअल लर्नर की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो एग्जैक्टली पता नहीं चल पाती। कुछ बच्चे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन एक्चुअल में वो उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है। तो जो एग्जामिनेशन होता है वो एक आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है, जो कि कन्वीनियंस के लिए होती है, सिस्टम के लिए, इंडिविजुअल लर्नर के लिए उतनी नहीं होती जितना कहा जाता है कि एग्ज़ाम से हम पता लगाएंगे कि इसको कितना आता है, फिर उसको प्रमोट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ऐसा नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन क्या है, A shift is emphasis on testing competencies and away from memory would reduce stress in the social science classroom। मतलब
स्मृति परीक्षण जो होते हैं आपके, जो मेमोरी टेस्ट होते हैं, मेमोरी टेस्ट दूर दक्षताओं से परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करता है। मतलब जो एक इम्फेसाइज हो रहा है टेस्टिंग कम्पिटेंसी पे, जो कि मेमोरी पर रिलेटेड नहीं होता कि आपने जो पढ़ा है बस उसको रिकॉल कर लिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। इससे क्या होता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस सोशल साइंस की क्लासरूम में। तो बिल्कुल जब आप सिर्फ रोड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, टेस्ट करोगे कम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, उससे स्ट्रेस कम होगा बच्चों का, राइट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू हैं। अब दोनों स्टेटमेंट कहाँ पे ट्रू दी हुई हैं, यहाँ पे बोला है बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, सेकेंड वाले में, ये सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। द मेन एम ऑफ सोशल साइंस टीचर शुड बी, जो मेन एम है सोशल साइंस के टीचर का वो क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज टू डेवलप कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट, वो कंपटीशन अमंग डेवलप कर दे स्टूडेंट्स के बीच में। टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन ऑल एलिमेंट्स दैट शेप्स द सोसाइटी, या फिर वो डेवलप करे अवेयरनेस बच्चों के अंदर, कनेक्शंस बिठाए बिटवीन द एलिमेंट्स एंड दैट शेप द सोसाइटी, मतलब कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके भी संबंधों का बोध कराए उन बच्चों को। थर्ड ऑप्शन इज टू मेक लर्नर मेमोराइज द सोशल हिस्टोरिकल फैक्ट, सोशल हिस्टोरिकल फैक्ट को वो याद करवा दे बस बच्चों को, ऐसा बना दे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। इसका कंपटीशन भी क्रिएट कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग की भावना होनी चाहिए बच्चों के अंदर, एक दूसरे के साथ रहकर वो अच्छे से पढ़ें या सीखें। फोर्थ ऑप्शन इज टू प्रिपेयर लर्नर इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो इन द सोसाइटी एंड एक्सेप्ट ऑल द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट डिसीजन दे रही है चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, सोसाइटी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जस्ट उनको एक्सेप्ट कर लो, ऐसा बना दे टीचर बच्चों को, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। कभी कभी जब हमें पॉजिटिव वाला ढूंढना होता है ना और हमें करेक्ट आंसर नहीं भी पता होता ना, तो ये देखा करो कि नेगेटिव कौन सा है यहाँ पे। अब हमें पता चल गया कि ये तीनों नेगेटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव वाला कौन सा हो गया, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अवेयर करें बच्चों को समाज के प्रति, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या एलिमेंट होते हैं सोसाइटी के, ये सब चीज़ें अगर बच्चे को बताओगे तो उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी अबाउट द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन द सोशल साइंस इज, जो प्राइमरी पर्पस होता है सामाजिक विज्ञान में, कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू रिकॉल टेक्स्ट बुक नॉलेज एंड रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस फॉर ऑल लर्नर्स, मतलब जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना सारा उनको रटवा दो इस तरीके से कि वो रिकॉल कर दे, ताकि उनका जो एग्जाम का स्ट्रेस है वो कम हो जाए। तो नहीं, ये इसका असेसमेंट का उद्देश्य नहीं होता। ये तो कितना नेगेटिव सी वाइब आ रही है इस ऑप्शन में से। कैटेगराइजिंग एंड लेबलिंग लर्नर्स, कैटेगराइज कर दो, लेबल कर दे लर्नर को, ग्रेड में दे दे कि भाई तुम बहुत अच्छे वाले लर्नर हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट टाइप हो, उनको अलग कर दिया, और जो लो ग्रेड है लाइक जो नहीं है ज़्यादा अच्छे पढ़ने में उनको अलग कर दिया, तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड इज टू हाईलाइट सोशल डिफरेंस अमंग द लर्नर, सोशल डिफरेंसेस जो होते हैं उनको हाईलाइट करना, ये भी नहीं करना, डिफरेंस तो क्रिएट करना ही नहीं है बच्चों के अंदर में। फोर्थ ऑप्शन बचा है, फिर भी पढ़ लेते हैं उसको। टू गिव लर्नर्स फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर देम टू स्ट्राइव टूवर्ड, मतलब जो प्राइमरी उद्देश्य होता है ना असेसमेंट का वो यही होता है, फीडबैक देना लर्नर को और स्टैंडर्ड सेट करना, ताकि वो क्या कर सके, आगे ठीक से सीख सके, उनको पता चल सके कि उनकी कमियां क्या हैं और उनको कहाँ पे इम्प्रूव करना है। प्लस असेसमेंट से ना सिर्फ बच्चों को ही नहीं बताना, टीचर को भी पता चल रहा है कि इस बच्चे में कहाँ पे कमी है, क्या चीज़ जो है कमी रह रही है, किस तरीके से ये बच्चा नहीं सीख पा रहा, मुझे और क्या नई स्ट्रेटजी चुननी चाहिए जिससे मैं इस बच्चे को अच्छे से सिखा सकूँ। तो जो असेसमेंट होता है वो फीडबैक के लिए होता है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ तो भी कमेंट करके बताया करो भाई कि अच्छी लग रही है, ताकि मुझे मोटिवेटेड सा फील हो और मैं आगे आगे जल्दी जल्दी आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस लेके आती रहूँ। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।